नमस्कार सभी को। जीएस विजन के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। एक महत्वपूर्ण घटना हाल ही में उत्तराखंड के राजनीतिक परिदृश्य में आपकी घटी है और 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया है। ये उत्तराखंड की दृष्टि से क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या आपके प्रावधान हैं जिसके प्रति सभी को सचेत होना चाहिए, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से क्या कौन कौन से आपके प्रश्न बन सकते हैं, उसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे। यूसीसी समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 ये ऑफिशियल ड्राफ्ट है और इस ड्राफ्ट को जो सरकार ने थीम दी है वो है समानता द्वारा समरसता। तो ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024, इसको जो थीम आपकी दी है सरकार के द्वारा वो कौन सी दी गई है? समानता द्वारा समरसता। ठीक है। ये पिक्चर है 27 जनवरी की जिसमें आप देख सकते हैं कि भारत जो उत्तराखंड के आपके मुख्यमंत्री हैं, दो इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री साहब, इन्होंने 2022 में अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये घोषणा की थी कि उत्तराखंड में भी यूसीसी को वो लेकर आएंगे। और रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए काउंसिल आपकी बनाई गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट आपकी प्रस्तुत की, और रंजना देसाई की रिपोर्ट के आधार पर ही उत्तराखंड में आज हम क्या देखते हैं कि समान नागरिक संहिता क्या हुई आपकी पारित हुई है। ठीक है। सबसे पहले हम देखें कि उत्तराखंड सोमवार 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड क्या बना है? आपका देश का पहला राज्य आपका बना है। जैसे मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा 2022 में विधानसभा चुनावों से पहले घोषणा की गई थी और 27 जनवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा इसका ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके साथ ही इस योजना की अधिकृत शुरुआत हो चुकी है। इस योजना में सबसे पहले अपने विभाग का पंजीकरण आपके मुख्यमंत्री धामी जी ने कराया। राज राठौड़ी ने उनको क्या दिया है? आपके पंजीकरण का क्या दिया? आपका सर्टिफिकेट प्रदान किया। उत्तराखंड में या उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जिसने अपने यहाँ आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका लागू किया है। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो यूसीसी का जो उल्लेख है वो संविधान जो हमारा आर्टिकल है डीपीएसपी के तहत, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में सबसे पहले यूसीसी का वर्णन किया गया है, जहां कहा गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में समान नागरिक सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ये ध्यान रहे कि जैसे डीपीएसपी जो है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। तो यूसीसी को हमारे संविधान निर्माताओं ने सरकार के विवेक पर छोड़ दिया था। जितनी भी स्टेट में आपकी गवर्नमेंट थी उनको ये डिसाइड करना था कि क्या वो यूसीसी को इन्फोर्सेबल बाय लॉ बनाना चाहते हैं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। तो फिलहाल तक यूसीसी का जो मसौदा है ये आर्टिकल 44 के रूप में एक अपरिवर्तनीय कानून की तरह आपका संविधान में मौजूद रहा है। हालांकि गोवा एकमात्र ऐसा राज्य था जो अपने निर्माण से ही यूसीसी का पालन करता था। पुर्तगाली पुर्तगाली सिविल संहिता 1867 में जो यूसीसी है उसका पालन गोरखाओं या गोवा की जो सरकार है उसके द्वारा या गोवा राज्य के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड का यूसीसी विधेयक कई राष्ट्रीय कानूनों जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, शरीयत अधिनियम 1937 आदि को क्या करता है? इनको ओवररूल करता है, उसका अधिरोपण करता है। इसलिए इस कानून के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेना क्या था? आपका आवश्यक माना गया। इसके साथ साथ अगर हम महत्व देखें यूसीसी का महत्व क्या है, तो यूसीसी का उद्देश्य उत्तराधिकार, विवाह जैसे मामलों में महिलाओं एवं पुरुषों के प्रति समान व्यवहार रखते हुए लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है। तो जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये जो आपका यूसीसी संहिता जो आपकी पारित गई है, इसका पास करने का कारण किसी धर्म या किसी समुदाय विशेष को आहत करना नहीं है। इसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है वो समाज में एक समानता समाज या लैंगिक समानता को स्थापित आपका करना है। ठीक है। आइए देखते हैं कि इस यूसीसी के तहत कौन कौन से प्रावधान आपके किए गए हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ प्रवक्ता स्क्रीनिंग की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है।
जो फर्स्ट 2200 स्टूडेंट रहेंगे उनको 50% ऑफ मिलेगा। कुल पेपर जो है 32 होने वाले हैं और 1 फरवरी 2 बजे से ये प्रवक्ता की जो स्क्रीनिंग का सीरीज है ये आपका शुरू हो रहा है। तो जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। प्रावधान क्या किए गए हैं? विवाह संबंधी कुछ नियमों में बदलाव आपका किया गया है। जैसे 27 मार्च 2010 के बाद हुए विवाहों को पंजीकरण अनिवार्य करना होगा, यानी कि ऐसे विवाह जो 27 मार्च 2010 के बाद हुए हैं उन सभी विवाहों का पंजीकरण कराना आवश्यक हो जाएगा। अगर आप पंजीकरण नहीं करते हैं तो 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। संहिता लागू होने के पश्चात हुए विवाहों को 60 दिन के अंदर पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। अगर आप पंजीकरण नहीं करते हैं तो इस कंडीशन में भी आपको क्या देना होगा? 10,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। कोई भी जाति, संप्रदाय, धर्म हो, तलाक का कानून एक समान होगा। देखिए, जो हमारी भारतीय न्यायिक संहिता है उसके तहत जो तलाक संबंधी आपके प्रावधान है वो अब सभी रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर या जितने भी धर्मों के अलग अलग प्रावधान थे उन पर लागू होंगे। जैसे हमने देखा है कि तलाक संबंधी जो इस्लाम धर्म है उसमें अलग प्रावधान है, क्रिश्चियनिटी में अलग प्रावधान है। अब वो कोई भी प्रावधान काम नहीं करेंगे। जो BNS है, आपकी भारतीय न्यायिक संहिता जो है, उसके तहत जो तलाक संबंधी कानून है केवल उनको ही लागू किया जाएगा और तलाक उसी के अनुसार आपका होगा। पॉलीगैमी या बहुविवाह प्रतिबंधित कर दिया गया है, यानी कि पॉलीगैमी और बहुविवाह पे क्या लगा दिया गया है? प्रतिबंध लगा दिया गया है। शादी की उम्र समान रखी गई 18 एवं 21। अगर आप बाल विवाह करते हैं तो 25,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल का प्रावधान आपका इसमें किया गया है। अगर आप अपने साथी से तलाक भी आपका ले रहे हैं तो उसका भी अब रजिस्ट्रेशन करवाना क्या होगा? अनिवार्य हो जाएगा। इसके साथ साथ लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग आपके रहते हैं, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को भी अब पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। पंजीकरण के लिए वह एक सेल्फ प्रोक्लेमेटरी फॉर्म आपका भर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, सेल्फ घोषणा करके या स्टाम्प पेपर पर लिख सकते हैं कि हम इस व्यक्ति के साथ किसमें रिलेशनशिप में हैं। इनको भी पंजीकरण क्या होगा? आपका अनिवार्य होगा। और रिलेशनशिप तोड़ने पर भी स्व घोषणा पत्र आपको देना होगा। अगर रिलेशनशिप टर्मिनेट भी होती है 2 व्यक्तियों के बीच में, 2 लोगों के बीच में, तो उसका भी उनको क्या कराना पड़ेगा? आपका पंजीकरण कराना होगा या स्व घोषणा पत्र देना होगा। अब देखिए, जहां पर इस बात को लेकर आपका विवाद उठ रहा है, इस संहिता को लेकर, इस कानून को लेकर जो विवाद उठ रहा है, उस विवादों में यह भी है। कैसे है इसको अंत में डिस्कस पर कर लेते हैं डिस्कस। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में हम ये देखते हैं कि समाज में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अभी पूर्ण रूप से मान्यता नहीं है। जैसे लिव इन रिलेशनशिप ज्यादा शहरों का कल्चर में देखने को मिलता है, लेकिन गांव आदि क्षेत्रों में ये है, लेकिन इसको इतना बड़ा चढ़ा के प्रस्तुत या बड़ा चढ़ाकर देखने को नहीं मिलता है। पंजीकरण जैसी जो आवश्यकताएं आपकी बताई गई हैं, इस कंडीशन में भ्रष्टाचार फैलने के जो अनुमान है वो ज्यादा आपके रहेंगे, है ना। जो एक कयास जो लगाए जा रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में पंजीकरण किसके पास रहेगा, पुलिस किसको गिरफ्तार कर सकती है, किसको गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसके संबंध में कानून कुछ भी स्पष्ट आपकी बात नहीं करता है। तो इसको लेकर थोड़ा सा क्या है, आपकी असमंजस की स्थिति आपकी बनी हुई है। इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चे पैदा होंगे उनको वैध करार दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो उनके माता पिता हैं उनका नाम इस्तेमाल करने का इस बच्चे को अधिकार होगा, और जो भी संपत्ति है माता पिता के नाम उसमें भी ये बच्चा क्या होगा? आपका भागीदार रहेगा। यदि जोड़ा नाबालिग है तो ऐसी स्थिति में माता पिता की अनुमति पत्र आवश्यक होगा। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाला जोड़ा क्या है? आपका नाबालिग है, तो ऐसे व्यक्ति को किसकी आवश्यकता होगी? आपके माता पिता की अनुमति पत्र की आवश्यकता होगी। निकाह, हलाला, इद्दत, 3 तलाक आदि पर प्रतिबंध रहेगा, अन्यथा 50,000 का जुर्माना देना होगा या 3 साल की सजा। वैसे ये जो 50,000 का जुर्माना और 3 साल की सजा है, ये यूसीसी के विवाह संबंधी किसी भी कानून या नियम को ना मानने पर आपकी सरकार के द्वारा या यूसीसी में इसका प्रावधान आपका किया गया है। विवाह संहिता के प्रावधानों, संहिता के प्रावधानों को ना मानने के संदर्भ में 3 साल की सजा और 50,000 रुपए का अधिकतम जुर्माना लगाने का क्या है? आपका प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके बाद अगर हम संपत्ति संबंधी प्रावधान करें तो पुत्र की संपत्ति में अब माता पिता का भी अधिकार होगा। इसका मतलब है कि यदि देखो, पिता की संपत्ति तो अलग बात है, अगर पिता कोई पुत्र ने अपने नाम पे संपत्ति क्रय की है और
उसकी मृत्यु हो जाती है तो पहले ये संपत्ति पत्नी और बेटे को या उसकी माता की संपत्ति ट्रांसफर होती थी, परंतु अब माता पिता पुत्र की संपत्ति में भी भाग लेने के अधिकारी आपके होंगे। ये ज्यादातर उस केसेस में किया गया है, जैसे हम देखें कि न्याय जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि पिता या पति की मृत्यु के बाद पत्नी क्या करती है, पति की माता को घर से बाहर निकाल देती है, ठीक है, अकेले घर पे कब्जा कर लेती है, सारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेती है, और जो पुत्र है उसके माता पिता दर बदर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो आपका कार्य किया गया है या संहिता में इसको जोड़ा गया है, इससे कहीं ना कहीं इस चीज में कमी आएगी। पिता की संपत्ति में पुत्र पुत्री को एक समान अधिकार होंगे, यानी कि फादर की कोई प्रॉपर्टी है, फादर की प्रॉपर्टी है, उसमें पिता और पुत्र और पुत्री को एक समान अधिकार होंगे, यानी कि आधी आधी प्रॉपर्टी के वो क्या होंगे, आपके वारिस होंगे। वसीयत संबंधी प्रावधानों की बात करें, वसीयत के लिए सभी धर्मों के लिए नियम एक समान होंगे। वसीयत, देखिए वसीयत का मतलब होता है कि किसी के नाम अपनी प्रॉपर्टी करना, और भारत में जो अलग अलग कम्युनिटी समुदाय हैं उनमें वसीयत करने के अलग अलग प्रावधान है जिनको मान्यता दी गई है बीएनएस में। अब सभी के सभी जो प्रावधान होंगे वसीयत संबंधी वो बीएनएस से चलेंगे, ना कि किसी पर्सनल लॉ से, ना किसी रिलीजियस लॉ से, और ना किसी कम्युनल लॉ से आपके चलेंगे। तो वसीयत संबंधी जो प्रावधान रहेंगे वो भी सभी धर्मों के लिए क्या रहेंगे, आपका एक समान रहेंगे। जहां तक गोद लेने संबंधी आपका प्रावधान है, तो अब आप किसी और धर्म के बच्चे को गोद नहीं ले सकेंगे, ऐसा भी प्रावधान इस संहिता के तहत आपका किया गया है। किन किन लोगों को इस नागरिक सिविल संहिता से छूट प्रदान है, तो संविधान के अनुच्छेद 342, 366 की धारा 25 के तहत अनुसूचित जनजाति को इस संहिता से बाहर रखा गया है, इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। उत्तराखंड की जनजातीय आबादी लगभग 3% है। उन्हें प्राप्त विशेष दर्जे के मद्देनजर यूसीसी के विरुद्ध अपना असंतोष वो व्यक्त पहले ही कर चुके हैं। तो इसके तहत क्या किया गया है, इसके तहत आपकी एसटीज हैं उनको बाहर रखा गया है। इसके तहत जो संविधान का भाग 21 है उसके तहत संरक्षित समुदाय प्राधिकरण, संवेदनशील समूह आदि को भी इस विधेयक से क्या रखा गया है, आपका बाहर रखा गया है। दो आपके ऐसे क्षेत्र हैं जिनको बाहर रखा है। किस पे लागू होगा, राज्य के सभी निवासियों या ऐसे उत्तराखंडी जो राज्य से बाहर भी रह रहे हैं उन पर भी क्या होगा, यह अधिनियम लागू होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें संबंधित अधिकारी, जैसे हमने बहुत सारे प्रोसेस को आपका बताया कि कौन कौन सा प्रोसेस, किस तरह प्रोसेस आपका चलेगा। तो अगर आप पंजीकृत कराना चाहते हो तो पहली बात तो इसकी ऑनलाइन साइट आपकी बनी हुई है, आप ऑनलाइन पोर्टल पे भी जाके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। और आप कहाँ रजिस्टर करा सकते हैं, जैसे बहुत सी चीजें रहती है, नेट कनेक्टिविटी आपकी नहीं रहती, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में संबंधित अधिकारियों का नाम आपका दिया गया है, जहां पर जाकर आप अपनी कोई भी इस संहिता के से संबंधित कोई भी अपना जो प्रावधान है उसको रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे ग्राम स्तर पर एसडीएम मुख्य रजिस्ट्रार है और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बीपीडीओ क्या है, आपका सब रजिस्ट्रार बनाया गया है। नगर पालिका में एसडीएम मुख्य रजिस्ट्रार है और कार्यकारी अधिकारी जो होता है नगर पालिका का, उसे सब रजिस्ट्रार बनाया गया है। इसके साथ नगर निगम में नगर आयुक्त मुख्य रजिस्ट्रार है और नगर कर अधिकारी सब रजिस्ट्रार आपका होगा। इसके साथ साथ जहां पर छावनी क्षेत्र आपके आते हैं, कैंट एरियाज आपके आते हैं, उसमें भी जो सीओ रहेगा कैंट एरिया का वो क्या रहेगा, मुख्य रजिस्ट्रार रहेगा। और कैंट एरिया का जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है सीएमओ, वो क्या रहेगा, आपका सब रजिस्ट्रार रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो अधिकारी हैं यहाँ पर उनकी चर्चा आपकी की गई है। संबंधित तथ्य की बात कर लेते हैं। संबंधित तथ्यों में हमने उन सभी घटनाओं को एक साथ हम लेकर आए हैं जहां से इस विधेयक के और कानून बनने की आपकी शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें तो 12 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने यूसीसी की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग में आपका यूसीसी लाए जाने का फैसला किया गया था। 27 मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेष समिति आपकी बनी। समिति ने 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए। 2.5 लोगों से समिति ने सीधा संवाद आपका किया था। 2 फरवरी 2024 को विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी थी। 6 फरवरी को विधानसभा में इस विधेयक पेश हुआ। ये क्वेश्चन जो है ग्रुप सी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ये क्वेश्चन भी ग्रुप सी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, या
प्रीलिम्स के वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन क्या है आपका प्रीलिम्स के वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, 7 फरवरी को विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। राजभवन ने विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा। 12 मार्च को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी आपकी दी थी। यूसीसी कानून के नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया। नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण में 18 अक्टूबर को सरकार को नियमावली आपकी सौंपी थी। 20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिली और 27 जनवरी 2025 से यूसीसी क्या हो गया, उत्तराखंड में लागू हो गया। तो ये हमने कुछ जो घटनाओं का जो क्रम है उसको आपके सामने रखा है ताकि हमें ये विधेयक से लेकर ये अधिनियम कैसे बना इसकी जानकारी हमको मिल सके। अब बात करते हैं प्रश्न की। ठीक है, प्रीलिम्स में इससे कैसा प्रश्न आपका बन सकता है, मेंस में इससे कैसा प्रश्न बन सकता है, दोनों पर हम चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में प्रस्थापित राज्य की नीति निर्देश तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्राम क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी श्रमिकों के लिए उचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है, आपसे पूछा गया है कि उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल प्रिंसिपल पर डीपीएसपीज हैं। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गांधीयन प्रिंसिपल पर है। ठीक है, तो हम देखते हैं केवल 2 और 3 जो है कुटीर उद्योगों का विकास और ग्राम पंचायतों को संगठित करना कौन सा प्रिंसिपल है आपका, गांधीवादी प्रिंसिपल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो अभी हम पीछे पढ़कर आए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में क्या है, समान नागरिक संहिता का क्या है आपका प्रावधान है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा यूसीसी मसौदे पर गठन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो हमने पढ़ा रंजना प्रकाश देसाई क्या थी आपकी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई क्या थी आपकी इस समिति की अध्यक्ष बनाई गई थी। ठीक है, अब देखते हैं मेंस का प्रश्न। मेंस की स्थिति में कैसा प्रश्न आपका आ सकता है कि क्वेश्चन है, एक देश एक कानून के संदर्भ में यूसीसी की आवश्यकताओं को समझाइए। देखिए, सरकार बार बार ये बोलती है कि एक देश में एक जैसा कानून होना चाहिए। इस एक देश एक कानून के संदर्भ में यूसीसी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या आप भी क्या होना चाहिए ये, क्या आप भी यह मानते हैं कि यूसीसी धार्मिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करता है? कारण बताइए। क्या आपको ये लगता है कि यूसीसी जो पास किया गया है इससे लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता आहत हो सकती है? अगर हो सकती है तो बताइए कैसे हो सकती है। लेकिन अगर हम देखें कि इसका लाभ और इसका जो ड्रॉबैक है, कमियों की अगर हम बात कर लें, तो अगर हम लाभ की बात करें कि यूसीसी से क्या क्या लाभ हो सकता है, तो लैंगिक समानता है ना, लैंगिक समानता यानी कि यूसीसी से क्या प्रमोट हो सकता है, जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हो सकता है। इसके साथ साथ सेकुलरिज्म, जो सेकुलरिज्म हमारा देश है, एक कानून बनेगा। देखो सीधी सी बात है, सेकुलर का मतलब क्या है, जिसका कोई अपना धर्म नहीं है ना, जैसा देश जिसमें क्या नहीं है, कोई अपना धर्म नहीं है, तो सेकुलरिज्म को बढ़ावा मिलेगा अगर एक जैसा कानून आपका रहेगा। इसके साथ साथ क्या होगी, सामाजिक सद्भाव होगा, सामाजिक सद्भाव होगा। अगर यूसीसी लागू होता है तो पूरे समाज में क्या होगा, सामाजिक सद्भाव होगा। इसके साथ साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन और जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सामाजिक विवाद जो होते हैं, उससे भी क्या मिल जाएगा आपका, छुटकारा मिल जाएगा। तो अगर हम देखें यूसीसी के लाभ क्या है, तो पहली बात तो ये लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करेगा। ठीक है, क्योंकि महिलाओं और पुरुषों को क्या मिलेंगे, एक समान अधिकार मिलेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं, जो शरीयत आपका कानून है उसमें महिलाओं को पिता की संपत्ति में 25% तक का भागीदार माना जाता है। यूसीसी आने पर वो महिलाओं में पुत्र के समान 50% की क्या होंगी, आपकी अधिकारी होंगी, उनके अधिकार क्या हो सकते हैं, इसमें बढ़ सकते हैं। तो लैंगिक समानता होगी, सेकुलरिज्म पैदा होगा क्योंकि सभी के लिए एक समान कानून रहेगा, किसी के लिए धर्म के आधार पर कोई भी अलग कानून आपका नहीं रहेगा। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव रहेगा, समाज में सद्भाव रहेगा,
और जो विभेद होता है जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वो समाप्त होगा। इसके साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, वह भी आपके कम होंगे और लीगल सिस्टम क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, है ना। लीगल सिस्टम क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। अभी बहुत सारे कानून वगैरह होने से, धार्मिक कानून होने से लीगल सिस्टम में भी क्या पड़ता है, भार पड़ता है और एक रूपता नहीं है। क्योंकि किसी के लिए कुछ कानून है, किसी के लिए कुछ कानून है, जिसकी वजह से लीगल सिस्टम क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और यही कारण है कि हमारे जुडिशरी पर इतने सारे केसेस क्या हैं, पेंडिंग रहते हैं, उन पर केसेस का भार रहता है। तो ये सिस्टम क्या करेगा, आपके जो हमारा लीगल सिस्टम है उसको क्या बना देगा, बहुत ज़्यादा सिंपल बना देगा। कमी क्या है, जैसे मैंने कहा, जैसे इस क्वेश्चन को देखो कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है ना। ये क्या करता है, आपका जो रिलीजियस फ्रीडम है उसका हनन करता है, क्योंकि बहुत सारे जो जातियां हैं, समुदाय हैं, बहुत सारी जातियां और समुदाय हैं, उनके जो पर्सनल लॉज हैं, वो उनकी धार्मिक आस्था और धार्मिक रिलीजियस प्रैक्टिस का एक भाग है ना। बहुत सारी जो कम्युनिटी है, उन कम्युनिटीज के जो पर्सनल लॉज हैं, वह उनके धार्मिक आस्था और धार्मिक आचरण के क्या है, एक महत्वपूर्ण भाग है। और अगर यूसीसी लागू हो जाएगा तो बहुत सारे जो इस तरह के पर्सनल लॉ हैं वो भी क्या हो सकते हैं, आपके समाप्त हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे धार्मिक स्वतंत्रता आहत होने का एक संभावना आपकी देखी जा रही है। वैसे हम कहें कि बहुत सारे जो इस प्रकार के संगठन हैं, सामुदायिक संगठन हैं, जो इस लॉ से आपके प्रसन्न नहीं है, उन्होंने कहा है कि वह इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जरूर जाएंगे और आने वाले दिनों में इस मुद्दे को आप सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ जरूर देखेंगे। क्योंकि कुछ लोगों का यह मानना है कि ये क्या करता है, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का हनन करता है। और न्यायालय को आप जानते हैं, वो कोई भी कानून को शून्य घोषित कर सकता है। आर्टिकल 13 के तहत अगर कोई बनाया गया कानून किसी प्रकार से व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन करता है, तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि सरकार संशोधन के साथ इस बिल को दोबारा से आपका प्रस्तुत करे। पर फिलहाल के लिए उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और देश में यूसीसी को लागू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य आपका बना है। ये आपके लिए था पीसीएस परीक्षा विशेष के संदर्भ में यूसीसी से जुड़ा हुआ टॉपिक। इसी प्रकार के और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ जीएस विजन में। धन्यवाद।